दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जनहित। कांवड़ यात्रा की शुरुआत 11 जुलाई से होनी है, लेकिन इस पर सियासी तूफान अभी से मचा हुआ है। पिछले हफ्ते कांवड़ रूट पर ढाबों की पड़ताल शुरू हुई। स्थानीय हिंदूवादी धार्मिक नेता की अगुवाई में अभियान छेड़ा गया, लेकिन कथित तौर पर पैंट उतारे जाने के आरोप ने विवाद का नया रूप ले लिया है। हिंदू मुसलमान का घमासान तेजी से बढ़ता जा रहा है। खुलासा लेकिन यह हुआ है कि पहचान छिपाकर, नाम बदलकर इस कांवड़ रूट पर लोग काम कर रहे हैं। जिस गोपाल के बयान ने बवाल मचाया, वो गोपाल तो तजम्मुल निकला है। इस विवाद के जो बाकी चेहरे हैं, किरदार, उन तमाम चेहरों से जनहित में हम पर्दा उठाने वाले हैं। एक चेहरे पर दूसरा चेहरा लगाकर धोखा देने वालों को बेनकाब करने वाले हैं। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। और अब जनहित में खबरें दिखाएंगे विस्तार से। बात सबसे पहले उस तजम्मुल की जिसने अपना नाम गोपाल रखा। आखिर तक वो झूठ बोलता रहा कि वो गोपाल है और हिंदू धर्म का है, मगर आधार कार्ड ने जब झूठ से पर्दा उठाया तो तजम्मुल को मानना पड़ गया कि वो हिंदू नहीं, मुसलमान है। गोपाल उर्फ तजम्मुल की इस कहानी ने कई सवालों को जन्म दिया है, जिसकी तह तक जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि कई बार छोटी सी चिंगारी आग का रूप ले लेती है और आग के बुझने तक काफी देर हो चुकी होती है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आई है। आप जानते हैं, सावन की शुरुआत अभी हुई नहीं, लेकिन देश में बीते कई दिनों से कांवड़ यात्रा को लेकर हंगामा मचा हुआ है। सियासी धर्मयुद्ध चल रहा है। विवाद की शुरुआत मुजफ्फरनगर में हाईवे किनारे के एक ढाबे से हुई है। पंडित जी वैष्णव ढाबे को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि आज इसे बंद कर दिया गया। कांवड़ रूट के इस पूरे विवाद ने हिंदू मुस्लिम का रंग ले रखा है। बयानों की जंग जारी है, राजनीति भी तेज हो चली है। ऐसे में आज मैं 2 सवाल पूछना चाहती हूं। पहला सवाल तो यह है कि कैसे कोई व्यक्ति कानून से ऊपर उठकर धर्म का ठेकेदार बन सकता है, और दूसरा सवाल यह है कि किसी को भी अपनी पहचान, नाम छिपाने की जरूरत क्यों है। इन्हीं 2 सवालों के बीच कांवड़ यात्रा का पूरा बवाल है। वैसे तो यात्रा की शुरुआत 11 जुलाई से होनी है, यानी सावन चढ़ने के बाद, लेकिन इस पर धर्म की सियासत का रंग अभी से ही चढ़ चुका है। मौजूदा विवाद के केंद्र में 2 चेहरे हैं। एक चेहरा है मुजफ्फरनगर के स्वामी यशवीर महाराज का, जो इलाके के चर्चित धर्मगुरु हैं। दूसरा चेहरा है गोपाल उर्फ तजम्मुल का। स्वामी यशवीर के बारे में विस्तार से आगे बताएं, उसके पहले गोपाल उर्फ तजम्मुल की पूरी कुंडली आपके सामने रखते हैं, जो कांवड़ के ताजा विवाद के केंद्र में है। गोपाल उर्फ तजम्मुल नाम का यह शख्स मुजफ्फरनगर के वैष्णव ढाबे पर काम करता है। 29 जून को इसने आरोप लगाया कि एक दिन पहले यानी 28 जून को इसके साथ बदसलूकी की कोशिश की गई। पहचान जानने के लिए इसकी पैंट उतारने की कोशिश हुई। उस दिन इसने मीडिया को अपना नाम गोपाल बताया, लेकिन कल खुलासा यह हुआ है कि गोपाल असल में तजम्मुल है और असली पहचान छिपाकर यह ढाबे पर काम कर रहा था। गोपाल उर्फ तजम्मुल के दोनों बयान सबसे पहले दिखाते हैं, फिर इस विवाद के अगले पन्ने को पलटेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गोपाल। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गोपाल। आपने अपना नाम गोपाल बताया जी, 3 महीने से पंडित जी ने रखा था। किसने नाम आपका रखा? पंडित जी ने। अच्छा, आपका सही नाम क्या है? तजम्मुल। अब सवाल यह है, तजम्मुल ने नाम क्यों छिपाया? बतौर तजम्मुल वो 3 महीने से इस ढाबे पर काम कर रहा था और इसी ढाबे पर काम करने वाले शख्स ने उसे गोपाल नाम दिया था। असल में दिल्ली हरिद्वार रूट पर हाईवे के दोनों ओर सैकड़ों ढाबे चलते हैं। हजारों मुसाफिर इन ढाबों पर रुकते हैं। अगले हफ्ते से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होनी है। ऐसे में सवाल ये कि इस रूट पर क्या पहचान छिपाकर काम करने और पहचान बदलकर ढाबा खोलने वालों का कोई बड़ा रैकेट चलता है? कई बार ऐसी खबरें पहले से आती रही हैं कि दूसरे धर्म के लोग हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दुकान और ढाबा खोलकर भ्रम फैलाते हैं और सावन के पवित्र महीने में कांवड़ियों का धर्म भ्रष्ट करते हैं। धर्म भ्रष्ट करने की बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि इस रूट के ढाबों का अतीत बहुत अच्छा नहीं रहा है। पिछले कुछ महीनों में कभी रोटी में थूक देना, कभी पानी में थूक देना, जिसकी तस्वीरें सामने आती रही हैं।
अभी जिस दिन पैंट उतारने के आरोप का विवाद सामने आया, उससे एक दिन पहले यानी 27 जून को ही इसी मुजफ्फरनगर के एक ढाबे से शहनवाज नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया, जो रोटी पर थूक लगाकर कैमरे में कैद हुआ था। इन्हीं लोगों की वजह से कांवड़ के इस पावन मौके पर सरकार की ओर से यह कहा गया कि दुकानदारों को अपनी दुकान पर नेम प्लेट लगानी होगी, सबको असली पहचान बताना होगा। और इसी कड़ी में इस विवाद के दूसरे किरदार यानी स्वामी यशवीर महाराज की एंट्री होती है। कायदे से सरकार के आदेश की तामील करना यानी उसे अमल में लाने का काम तो प्रशासन का होता है, लेकिन ये बीड़ा उठा रखा है मुजफ्फरनगर के स्वामी यशवीर ने। स्वामी यशवीर अपने लोगों के साथ ढाबों की जांच पड़ताल करने निकल पड़े। पिछले कई दिनों से उनकी टीम का यह काम जारी है। हरिद्वार तक हाईवे पर जितने भी ढाबे हैं, उन ढाबों की जांच पड़ताल की जा रही है। खुद यशवीर महाराज भी खाने पीने की दुकानों पर जाकर जांच करते हैं। बाकायदा दुकानदारों को भगवान वराह की तस्वीर और धर्म ध्वज दे रहे हैं, ताकि इसे वो हिंदू दुकान की पहचान के तौर पर अपनी अपनी दुकानों पर लगा लें। स्वामी यशवीर के साथ चल रहे लोग दुकानों पर लगे यूपीआई स्कैनर से स्कैन करके ये पता लगा रहे हैं कि दुकानदार का नाम क्या है और वो किस धर्म का है। इन 4 तस्वीरों में स्वामी यशवीर का पूरा ऑपरेशन हाईवे कैद है। स्वामी यशवीर ही क्यों कांवड़ रूट पर धर्म रक्षक बने हुए हैं, ये भी सवाल है, क्योंकि वही इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके बारे में आपको जानकारी देंगे, लेकिन उसके पहले भगवान वाराह के बारे में आपको बताते हैं, जिनके तस्वीर स्वामी यशवीर हाईवे के दुकानदारों को दे देते हैं और अपने दुकान में लगाने के लिए कहते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक भगवान वाराह विष्णु के तीसरे अवतार हैं, जो सुअर के रूप में प्रकट हुए। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब राक्षस हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को चुराकर रसातल में छिपा दिया था, तो भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण करके पृथ्वी को बचाया था। सुअर को संस्कृत में वाराह कहा जाता है, लेकिन मुसलमानों में सुअर वर्जित है। ऐसे में जिस मुसलमान दुकानदार ने पहचान छिपाकर ढाबा खोल रखा होगा, वो दुकान पर ये तस्वीर नहीं लगाएगा। सभी सनातन धर्म के लोग मोटे अक्षरों में जैसे लिखा हुआ है अपना नाम लिखे, भगवा झंडा लगाए और भगवान वाराह का चित्र लगाए। जहां भगवान वाराह का चित्र है, वहां थूकने मूत्र करने वाला गैंग नहीं है। वहां सनातन धर्म के लोग ऐसे ही हैं। वहां आप लोग निश्चित होकर के भोजन करें, वहां शुद्ध भोजन मिलेगा। तो योग साधना आश्रम के महंत स्वामी यशवीर मूल रूप से मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, जिनको आप सुन रहे थे। इनका आश्रम भी वहीं है। इलाके में इनके सैकड़ों शिष्य हैं। पिछले साल ढाबों, होटलों, चाय की दुकानों और खाने पीने का सामान बेचने वाले दुकानों के मालिकों को अपने नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाने की मांग इन्होंने ही सबसे पहले की थी, जिसके बाद प्रशासन ने आदेश दिया। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देकर रोक लगा दी थी। स्वामी यशवीर हिंदू संगठन से जुड़े हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच, हिंदू युवा वाहिनी के कार्यक्रमों में हिस्सा लेते रहे हैं। 2015 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं थे, तब वो स्वामी यशवीर के मुजफ्फरनगर वाले आश्रम में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। यही वजह है कि 28 तारीख को कथित तौर पर पैंट उतारकर चेक करने की कोशिश की जो घटना हुई, उस घटना को विपक्षी दलों ने बीजेपी से जोड़ दिया है। विपक्ष के नेता इसे मुद्दा बनाए हुए हैं और सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। प्राइवेट आदमी को ये अधिकार है कि किसी ढाबे के ऊपर वो चेकिंग करे और पैंट उतरवाए। यही काम तो आतंकवादियों ने किया था पहलगाम के अंदर। भारतीय जनता पार्टी और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी धर्म और जाति पूछ करके हमला करते हैं और आतंकवादी भी धर्म पूछ करके हत्या करने का काम करते हैं। नेम प्लेट लगाना, लोगों को कपड़े उतारना, ये क्या है? ये केवल और केवल हिंदू मुसलमान करना। हिंदू मुसलमान कैसे होगा? कैसे हक की लोग बात न करें, कानून व्यवस्था की बात न करें, नौकरी की बात विपक्ष के नेता पहलगाम हमले से तुलना कर सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो सरकार की ओर से भी जवाब दिया गया।
विपक्ष को आईना दिखाएगी। हमारी टीम ने इस खबर की गहन पड़ताल की है, तमाम तथ्यों को समझा है, दावों को गौर से सुना, आरोपों की जानकारी जुटाई। उनके मुताबिक 28 जून को स्वामी यशवीर महाराज के लोग पंडित जी के वैष्णव ढाबे पर जा पहुंचे। एक वीडियो आपके सामने रखते हैं जो उसी दिन का है। कुछ लोगों ने होटल पर काम करने वाले स्टाफ से सवाल जवाब किए। उस दौरान तजम्मुल ने अपना नाम गोपाल बताया। तस्वीरें जो हमें मिली हैं उसमें दिख रहा है कि ब्लैक टी शर्ट वाला एक लड़का गोपाल उर्फ तजम्मुल को लेकर होटल के कमरे में जाता है। दरवाजे के बाहर खड़े लोग वीडियो बनाते हैं। कमरे के अंदर गोपाल बिलखता हुआ दिखाई दे रहा है। बाहर से कुछ लोग छोड़ दो की आवाज लगाते हैं और फिर कुछ सेकंड में ही कमरे से दोनों बाहर वापस आ जाते हैं। घटना के वक्त का यही वीडियो है और इसी वीडियो के आधार पर दावा किया जा रहा है कि स्वामी यशवीर के लोगों ने गोपाल उर्फ तजम्मुल की पैंट उतारने की कोशिश की। वीडियो में तजम्मुल अपना नाम गोपाल बताता है। उस दिन इसने ये भी कहा था कि इसके पास आधार कार्ड नहीं है, लेकिन कल आधार कार्ड से ही इसकी पोल खुल गई। अब इस कहानी में कुछ और किरदार जिनकी आज एंट्री हुई है, पहले उन किरदारों के बारे में बताते हैं, फिर विवाद का एक नया एंगल भी सामने आया है जो यूपी की सियासत को प्रभावित कर रहा है। गोपाल उर्फ तजम्मुल सफाई का काम करता है, सनव्वर सर्विसमैन है। दीक्षा शर्मा ये ढाबा उन्हीं का है। धर्मेंद्र शर्मा ढाबे का मैनेजर है। दीक्षा शर्मा का ये ढाबा जिस जमीन पर है वो जमीन किसी मुसलमान की है। किराए की जमीन पर दीक्षा ने ढाबा खोल रखा है। 28 जून को ये पूरी घटना हुई। जब मीडिया वाले यहां पहुंचे तो मैनेजर धर्मेंद्र ने मीडिया को बता दिया कि दुकान का मालिक सनव्वर खान है। अगले दिन पुलिस जा पहुंची। पैंट उतारने की घटना का जिक्र किया गया। धर्मेंद्र ने पुलिस को ज्यादा कुछ नहीं बताया। आरोप है कि उसी रात दीक्षा और सनव्वर ने मिलकर कुछ लोगों के साथ धर्मेंद्र की पिटाई कर दी। पुलिस ने कल जाकर इस पूरे प्रकरण का केस दर्ज किया है। अभी तक इस मामले में सीधे तौर पर पुलिस की एंट्री नहीं हुई, लेकिन धर्मेंद्र शर्मा की शिकायत पर पुलिस तक मामला जा पहुंचा। कैमरे पर सनव्वर खान भी आया, जिसने खुद को होटल मालिक बताए जाने के दावों का खंडन किया है। इसी होटल पर काम कर रहा हूँ। पंडित जी वैष्णव ढाबा दीक्षा शर्मा का होटल है। अच्छा। हाँ, इन्होंने पूछा किसका होटल है, माजी दीक्षा शर्मा का बोर्ड भी लगा हुआ, नाम प्लेट भी लगे हुए, कारीगरों के नाम भी, मेरा भी नाम लिखा हुआ, हर चीज लिखी हुई। एबीपी न्यूज संवाददाता दिव्यांकर ने आज दीक्षा शर्मा को खोज निकाला, उनसे फोन पर बातचीत की। दीक्षा का कहना है कि होटल उन्हीं का है और बाकी लोग स्टाफ हैं। तजम्मुल के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। सारी चीजें आपके ढाबे पे हुई, बताया गया कि संचालक यहाँ पे कोई दूसरे समुदाय के हैं, वो चलाते हैं। मैं कहती हूँ सर, झूठा संचालक मैं ही हूँ सर। अच्छा। और कर्मचारी थे, मुस्लिम कर्मचारी थे। तो कौन कौन थे मैम मुस्लिम कर्मचारी? ये सनव्वर था और आदिल था। आदिल। और ये जो तजम्मुल है वो? इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं थी सर। अच्छा। ये उन्होंने पता नहीं किस तरह से कैसे रखा होगा, इसका तो मुझे कुछ पता ही नहीं था कि ये कोई है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। इस दुकान पर पेमेंट के जो क्यूआर कोड लगे हुए हैं, उनमें से एक क्यूआर कोड पर नाम जाबिर राठौर का लिखा हुआ है और इसी क्यूआर कोड से शक गहरा है कि दुकान मुसलमान का है और साइन बोर्ड पर पंडित जी वैष्णव ढाबा लिखा गया है। इन तमाम पहलुओं को देखने और समझने के बाद यही लगता है कि ढाबे का ये मामला जितना सीधा दिखाई दे रहा है उतना है नहीं। एबीपी न्यूज की टीम आज ढाबे पर घटना की पड़ताल के लिए पहुंची और पूरे मामले को जानने की कोशिश की। ये वही ढाबा है जहां पर हिंदू संगठन से जुड़े हुए कुछ लोग यहां पर पहुंचते हैं
सबसे पहले दुकान में जो काम करने वाले लोग हैं उनसे आधार कार्ड मांगते हैं और आधार कार्ड जब नहीं दिखाया जाता है तो उसके बाद जो स्कैनर है उसके माध्यम से जो हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो ये जानकारी हासिल करते हैं कि जो ये लोग जो दुकान चलाते हैं वो लोग एक विशेष समुदाय से हैं और उसके बाद जो पैंट उतारने की जो कोशिश है ढाबे में काम करने वाले व्यक्ति की वो की जाती है। उसके बाद जो बवाल है वो लगातार बढ़ता जाता है। बाद में पुलिस जब यहाँ पर पहुँचती है तो मामले को शांत कराया जाता है। फिलहाल विवादों में घिरने की वजह से इस पंडित जी वैष्णव ढाबे को बंद कर दिया गया है, क्योंकि कई दिनों से होटल स्टाफ का खर्च भी ये नहीं निकाल पा रहा था। ढाबा चेकिंग विवाद को लेकर यूपी में प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क है। खबरों के वायरल होने के बाद मुजफ्फरनगर प्रशासन ने हिंदू संगठन से जुड़े 6 लोगों को नोटिस दिया है। 3 दिनों में उन्हें जवाब देने को कहा गया है। कल जवाब देने का कल आखिरी दिन है। नोटिस को लेकर एबीपी न्यूज ने स्वामी यशवीर से बात की है, जिनका कहना है कि हमें चेकिंग के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। कार्यकर्ताओं पर एफआईआर की गई है, फिर देश भर में आंदोलन किया जाएगा अगर ज्यादा परेशान करने की कोशिश की गई तो। स्वामी यशवीर जी, आपको इसकी अनुमति कहां से मिली कि आप जगह जगह जाकर लोगों के आधार कार्ड चेक करें और ये जानें कि वो हिंदू है या मुसलमान? मैं सन्यासी हूं और सन्यासी को किसी की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती। मैं अपने सन्यास धर्म का पालन कर रहा हूं और नोटिस आया है, कानून के अनुसार उसका उत्तर देंगे। और यदि हमारे किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर झूठा मुकदमा लगाया गया तो उत्तर प्रदेश और मुजफ्फरनगर नहीं, सारे भारत के अंदर सनातन धर्म के लोग आंदोलन करेंगे। आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। मुजफ्फरनगर के विवाद के बाद अब प्रशासन भी हरकत में है। उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ मेले में खाने पीने की दुकानों की जांच तेज कर दी है। एक तरफ तो उत्तर प्रदेश, दूसरी तरफ उत्तराखंड, दोनों ही राज्यों में अब पूरी तरह से सरकार प्रशासन चुस्त दुरुस्त दिखाई दे रहा है। 21 ढाबों पर उत्तराखंड में छापेमारी की गई, जिनमें 6 के पास फूड लाइसेंस नहीं थे। इनको नोटिस देकर 3 दिनों में लाइसेंस पेश करने के लिए कहा गया है। कांवड़ मार्ग की दुकानों पर उत्तराखंड का प्रशासन खाने पीने की दुकानों को लेकर पूरा सतर्क इस वक्त दिखाई दे रहा है। सावन में हर साल हरिद्वार से लाखों कांवड़िए गंगा जल लेकर मेरठ, मुजफ्फरनगर के रास्ते से दिल्ली की ओर आते हैं और अपने अपने गांव, घर के आसपास के शिवालयों में जल चढ़ाते हैं। हरिद्वार से दिल्ली तक का सफर 221 किलोमीटर का है। रास्ते में कांवड़िए मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, नोएडा में रुकते हैं। सरकार की ओर से इनकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया जाता है। सावन के शुरुआती पखवाड़े में कांवड़ यात्रा चलती है। इस दौरान दिल्ली मेरठ हाईवे और एक्सप्रेसवे पर रूट डाइवर्ट कर दिया जाता है। ढाबा वाले विवाद के बाद पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कांवड़ का नया रूट बनाने की मांग की है। तो दिल्ली की 11 साल की सरकार और उत्तर प्रदेश की 10 साल की सरकार हो जाएगी। इन्होंने कांवड़ियों के लिए क्यों कोई ऐसा रूट नहीं बनाया जहां पर वो धार्मिक अपनी यात्राएं स्वच्छता के साथ, जिस पवित्रता के साथ और जिस भावना के साथ जाना चाहिए, उसके लिए क्यों नहीं बनाया इन्होंने? अरे कम से कम एक एलिवेटेड सड़क ही बना देते, एक एलिवेटेड सड़क बना देते और जिसमें अपने कांवड़ लोग जाते, कांवड़िया जाते, एक शॉर्टर रास्ता बना देते। वैसे तो कांवड़ यात्रा देश के कई हिस्सों में निकलती है, लेकिन हरिद्वार की इस यात्रा पर पूरे देश की नजर होती है। इस यात्रा में यूपी, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के श्रद्धालु शामिल होते हैं। 2015 में 1 करोड़ 95 लाख लोग, 2016 में 2 करोड़ 20 लाख लोग, 2017 में 3 करोड़ 70 लाख, 2018 में 3 करोड़ 77 लाख, 2019 में 3 करोड़ 30 लाख लोग कांवड़ यात्रा में हरिद्वार पहुंचे थे। 2022 में 3 करोड़ 79 लाख, 2023 में 4 करोड़ से ज्यादा, 2024 में 4 करोड़ 40 लाख और 2025 में माना जा रहा है कि ये आंकड़ा और बड़ा हो सकता है। बीच में 2 साल कोरोना की वजह से यात्रा स्थगित रही थी। योगी राज में कांवड़ यात्रा को लेकर क्रेज भी बढ़ा है और सुविधा भी बढ़ी है। फिलहाल कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही इस ढाबा कांड ने मामले को अब नया रूप दे दिया है। मामला गर्म है, यूपी की राजनीति को हाई कर रखा हुआ है। हमारा मानना है कि ना तो किसी को धर्म का ठेकेदार बनने की जरूरत है और ना ही पहचान छिपाकर किसी को किसी का धर्म भ्रष्ट करने का अधिकार है। हाँ, प्रशासन को जरूर ऐसे मौकों पर सतर्कता के साथ काम किए जाने की जरूरत है ताकि माहौल खराब ना होने पाए।
खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब जनहित में बात बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की। दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का नया प्रमुख कौन होगा, इस सवाल के जवाब का इंतजार बीते 1 साल से पूरे देश को है, लेकिन अब यह इंतजार खत्म होने वाला है। करीब करीब तय हो चुका है कि इसी महीने यानी जुलाई में ही बीजेपी के नए अध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त 5 देशों के दौरे पर हैं। 10 जुलाई को वापस लौटेंगे। इसी बीच दिल्ली में कल से 6 जुलाई तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक होने वाली है। इस बैठक में संघ परिवार के 32 संगठनों के संगठन मंत्री भी हिस्सा लेंगे, जिसमें बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी शामिल होंगे। ऐसे में सवाल है, क्या संघ की इस बैठक में बीजेपी के नए अध्यक्ष पर भी मंथन होगा? इस पर संघ की ओर से आज क्या कहा गया है वो आपको सुनाएंगे। अभी इससे भी बड़ी बात यह है कि मौजूदा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराधिकारी होगा कौन? क्या प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से लौटते ही पार्टी के नए प्रमुख के नाम से पर्दा हट जाएगा? इस बात की पूरी संभावना है, क्योंकि 21 जुलाई से संसद का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है। ऐसे में बताया जा रहा है कि 10 जुलाई से 19 जुलाई के बीच बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा इन तारीख के बीच में कर दी जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव में देरी क्यों हो रही है? कौन बनेगा नया अध्यक्ष? क्या आरएसएस की दिल्ली में कल से हो रही बैठक में ऐसे सवालों पर चर्चा की जाएगी? संघ की ओर से इसे लेकर बीजेपी के संगठन मंत्री बीएल संतोष से सवाल पूछे जाएंगे। इस पर आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने क्या कहा है, सुनते हैं। ऐसी कोई चर्चा यहाँ पर नहीं होती बैठक में। हाँ, ऐसी कोई चर्चा यहाँ पर नहीं होती बैठक में। हाँ, ऐसी कोई चर्चा यहाँ पर नहीं होती बैठक में। आरएसएस के प्रचार प्रमुख ने सिर्फ 2 सेकंड में जवाब देकर मीडिया के सामने बीजेपी अध्यक्ष से जुड़े यक्ष प्रश्न को टाल दिया है। बीजेपी भले ही एक स्वतंत्र राजनीतिक संगठन हो, लेकिन संघ से उसका जुड़ाव शरीर और आत्मा जैसा है। मिसाल के तौर पर पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को ही देख लें। आज ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष की कमान समीक भट्टाचार्य को सौंपी है। उनका चुनाव निर्विरोध हुआ। राज्यसभा सांसद समीक संघ के पृष्ठभूमि से आते हैं। उन्होंने 1971 में हावड़ा में आरएसएस से जुड़कर काम करना शुरू किया था। बाद में वो बीजेपी में आ गए। समीक को संघ और संगठन का करीब 4 दशक का लंबा अनुभव है। विधायक भी रह चुके हैं। पश्चिम बंगाल के भद्रलोक में उनकी पहचान बेहद मिलनसार और सबको साथ लेकर चलने वाले नेता के तौर पर है। पश्चिम बंगाल के अलावा कई अन्य राज्यों में भी हाल ही में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर अगर नजर डालें तो कई बातें कॉमन पाई जाएंगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य हों या मध्य प्रदेश के हेमंत खंडेलवाल, महाराष्ट्र के रविंद्र चौहान, उत्तराखंड के महेंद्र भट्ट, हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर राजीव बिंदल, आंध्र प्रदेश के पीवीएन माधव या तेलंगाना के एन रामचंद्र राव, अंडमान और निकोबार के अनिल तिवारी, ये सारे प्रदेश अध्यक्ष आरएसएस से ही बीजेपी में आए हैं, यानी कि आरएसएस की पृष्ठभूमि रही है। नए प्रदेश अध्यक्षों में कुछ ही अपवाद हैं, जैसे लद्दाख के ताशी ग्यालसन, मिजोरम के बिछुआ, पुडुचेरी के वीपी रामलिंगम का अतीत संघ से जुड़ा नहीं रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए आधे से अधिक यानी 19 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव जरूरी हैं। बीजेपी अब तक इससे कहीं ज्यादा 28 से भी अधिक हिस्सों में केंद्र शासित प्रदेशों में संगठन चुनाव पूरे कर चुकी है। इस तरह से अब जेपी नड्डा के उत्तराधिकारी के चुनाव की पिच पूरी तरह से तैयार है। बस उम्मीदवार के चयन का और चुनाव की प्रक्रिया का इंतजार है। यह बात साफ है, बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को गौर से देखेंगे पाएंगे कि पार्टी ने ज्यादातर संघ पृष्ठभूमि, गैर विवादित चेहरे, गुटबाजी से दूर रहने वाले नेता, लो प्रोफाइल और संगठन के प्रति समर्पित नेताओं को ही तरजीह दी है। ऐसे में सवाल यह है, क्या इन्हीं पैमानों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बीजेपी का चुना जाएगा? क्या बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्षों के चयन में अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का कोई संकेत छिपा है? ऐसे सवालों पर बीजेपी को करीब से देखने और समझने वाले देश के वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला क्या कहते हैं, उनकी बातों को ध्यान से सुनना जरूरी है। भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का सबसे बड़ा पैमाना होगा नरेंद्र मोदी के नाम पर मोहन भागवत जी की मुहर। अब प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव पूर्ण हो चुका है, उससे राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की जो अड़चन है वो समाप्त हो गई। 2010 में जिस तरीके से सरप्राइज नाम आया था नितिन गडकरी जी का, उसी तरह से मुझे लगता है 2025 में भी कोई सरप्राइज नाम भाजपा अध्यक्ष के रूप में आएगा।
अब कौन बनेगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष? क्या वो अगड़ी जाति से होगा, क्या वो पिछड़ी जाति से होगा, क्या वो साउथ से होगा, नॉर्थ से होगा, संघ पृष्ठभूमि का होगा या फिर इतर और अलग होगा? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आगे आने वाले वक्त में मिलेगा और हमारी ये कोशिश होगी सबसे पहले ये खबर आप तक पहुंचाने की। जनहित में अब अगली खबर राजधानी दिल्ली से, जहां रेखा गुप्ता सरकार के 2 फैसले सवालों में है। विपक्ष में बैठी आम आदमी पार्टी पंचायत वेब सीरीज की फुलेरा पंचायत से दिल्ली की तुलना कर रही है और ऐसा करने की वजह खुद दिल्ली सरकार के फैसलों ने ही दे दी है। एक फैसला पुरानी गाड़ियों को जब्त करने के अभियान से जुड़ा है तो दूसरा प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कृत्रिम बारिश से जुड़ा हुआ है। पहले बात पुरानी गाड़ियों के खिलाफ जारी अभियान की, जिस पर अब दिल्ली की रेखा सरकार यू टर्न लेती दिख रही है। इसे लेकर बाकायदा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कि CAQM को चिट्ठी लिखी गई है। सरकार की दलील है कि डीजल से चलने वाली 10 साल से ज्यादा पुरानी और पेट्रोल से चलने वाली 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों को जब्त करना ठीक नहीं होगा। यह एक्शन सिर्फ उन्हीं गाड़ियों पर होना चाहिए जो ज्यादा प्रदूषण फैला रही हैं। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने दिल्ली में तय समय सीमा से ज्यादा पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल डीजल नहीं देने के फैसले पर भी रोक लगाने की अपील की है। सरकार का यह भी कहना है कि दिल्ली में यह अभियान तभी चलाया जाए जब NCR के बाकी शहरों में भी पुरानी गाड़ियों को जब्त करने का नियम लागू हो। ANPR को इंप्लीमेंट करना, इस सिस्टम को इंप्लीमेंट करना अभी फिजिबल नहीं है। इसलिए जो बाकी स्टेट्स के अंदर जब आप बाकी जिस तरीके से NCR के अंदर जब आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे उसके बाद ही इसको भी हम भी इंप्लीमेंट करने की स्थिति में होंगे। हम दिल्ली के वातावरण को भी साफ करेंगे और दिल्ली की गाड़ियों को भी नहीं जब्त होने देंगे। ये हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का दिल्ली के लोगों के साथ संकल्प है। उनके अब सवाल यह है कि जिस अभियान को 1 जुलाई को बड़े ही जोर शोर से शुरू किया गया, उस पर अब दिल्ली सरकार पीछे क्यों हट रही है? क्या विपक्ष और आम लोगों की नाराजगी की वजह से रेखा सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं? यकीनन कहीं ना कहीं यह दबाव का ही असर है जो दिल्ली सरकार को इससे पीछे हटना पड़ रहा है। वैसे पुरानी गाड़ियों के खिलाफ सख्ती का कोई खास असर भी बीते 2 दिनों में देखा नहीं गया, क्योंकि पहले दिन यानी 1 जुलाई को दिल्ली में सिर्फ ऐसी 80 गाड़ियां जब्त की गई, जबकि 2 जुलाई को 78 गाड़ियां पकड़ी गईं, लेकिन इनमें से सिर्फ 7 को ही सीज किया गया। बाकी 71 गाड़ियों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होने की वजह से छोड़ना पड़ा। दिल्ली के 382 पेट्रोल पंप पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन वाले स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरे लगा दिए गए हैं, लेकिन अब दिल्ली सरकार ने इस सिस्टम को गड़बड़ बताया है। सरकार के मुताबिक इन कैमरों में कई तकनीकी खामियां हैं। ऐसे में फिलहाल पुरानी गाड़ियों को सीज करने के अभियान पर रोक लगनी चाहिए। आपको यह भी बताते चले कि दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए बनाई गई संस्था CAQM ने दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल डीजल देने पर रोक लगाने के साथ ही साथ इन्हें जब्त कर कबाड़ में बेचने का फैसला सुनाया था, जिस पर आम लोगों की नाराजगी और विपक्ष के विरोध के बाद दिल्ली सरकार ने भी अब रोक लगाने की मांग कर डाली। जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार के एक तुगलकी फरमान के खिलाफ लोगों ने जो आवाज उठाई, सोशल मीडिया पे उठाई, एक्स पे उठाई, फेसबुक पे उठाई, गली मोहल्लों में उठाई, उस आवाज के कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपने तुगलकी फरमान को वापस लेना पड़ा। जहां आपकी सुविधा होती है वहां आप उस फैसले को पलटने के लिए ऑर्डिनेंस ले आते हैं, और जहां आपको सुविधा होती है उस फैसले को मानने के लिए आप उसका बहाना बना के लोगों को गुमराह करते हैं। आपको बता दें, इससे पहले दिल्ली सरकार को एक और फैसला टालना पड़ा था। दिल्ली NCR में प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या है। हर साल दिल्ली वालों को जहरीली हवा में घुट घुट कर जीना पड़ता है। इससे निपटने के लिए बीते कई सालों से कृत्रिम बारिश कराने की बात होती रही है, लेकिन इस साल रेखा सरकार ने इसे जमीन पर उतारने का दावा किया। इसके लिए बाकायदा 4 से 11 जुलाई के बीच की तारीख भी तय कर दी गई, लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा कि मॉनसून के मौसम में कृत्रिम बारिश का फैसला क्यों। सरकार को इसका एहसास हुआ तो DGCA से नई तारीख मांगी गई। अब 30 अगस्त से 10 सितंबर के बीच की नई तारीख भी मिल गई है। तो बार बार अगर अपने फैसले पर यूं ही यू टर्न सरकार लेती रही तो फिर अब फुलेरा वाले सीरीज से इसकी तुलना की जा रही है, तो आप समझ ही सकते हैं कि इसका मौका भी कौन दे रहा है।
आगे बढ़ते हुए दिल्ली में भले ही मानसून की बारिश ना हो रही हो, लेकिन मानसून के सितम से उत्तर भारत के कई इलाके बेहाल हैं। भारी बारिश से पहाड़ के पहाड़ दरक गए हैं। मैदानी इलाकों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम के इस मझधार में इंसान और बेजुबान दोनों परेशान हैं। जान जोखिम में डालकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने को मजबूर हैं। जुलाई महीने में ही बाढ़ बारिश की तस्वीरों ने डरा दिया। पहले हिमाचल और अब राजस्थान, यहां से भयावह तस्वीरें सामने आई हैं। रेगिस्तान में कुदरत ने कैसा कहर मचाया है। मॉनसूनी तूफान के बाद वहां पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। देखिए। सैलाब में बदल चुकी हैं। फ्लाईओवर के नीचे सड़क तालाब में तब्दील हो चुके हैं। बाढ़ बारिश से अजमेर कैद है। दो टायर की मदद से चारपाई को नाव बनाया गया। जान जोखिम में डालकर इस तरह नदी पार करवाई जा रही है, जिसमें स्कूली बच्चे भी नजर आ रहे हैं। ये राजस्थान के धौलपुर की तस्वीर है, जहां पार्वती नदी उफान बनकर तैर रही है। प्रशासन से नाउम्मीद जनता देसी जुगाड़ से अपनी नैया पार लगा रही है। कहा जाता है पानी से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। क्यों कहा जाता है, उसे भीलवाड़ा की इस तस्वीर से समझिए। पुल के ऊपर से पानी उफान बनकर बह रहा है। गाड़ियां उस पार से इस पार आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं। एक बुजुर्ग पानी की मनमानी को चुनौती देते हुए आगे बढ़ रहा है। आधे पुल को ही पार कर पाता है कि इतने में बैलेंस बिगड़ता है और बुजुर्ग शख्स पानी के तेज बहाव में बह जाता है। राहत और बचाव कार्य की टीम बचाव कार्य में जुटी है। जालौर में भी वैन चालक ने अपने पानी के बहाव को चुनौती दी। वैन चालक नदी पार करने का प्रयास कर रहा था। तेज बहाव से कार ने संतुलन खोया। बड़ी मुश्किल से लोगों ने कार चालक को बचाया। इंसान क्या, प्रकृति के इस आपदा के सामने भगवान भी असहाय नजर आने लगे हैं। तस्वीर राजस्थान के भीलवाड़ा की है, जहां शिव मंदिर में पानी की घुसपैठ हो गई। शिवलिंग ने जल समाधि ले ली। मंदिर में मौजूद मूर्तियों के आधे तक पानी पहुंच चुका है। राजस्थान में पानी की ये मनमानी कितनी भयावह है, उसे चित्तौड़गढ़ से आई इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। जिस राजस्थान का जिक्र जहन में आते ही मुरुथल की तस्वीरें जिंदा हो जाती हैं। वहाँ दृश्य समंदर सरीखा हो रखा है। राजस्थान के साथ ही मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ में भी बाढ़ बारिश से हालात मुश्किल हो गए हैं। गुजरात के बांसकांठा में सड़कें जलमग्न हो चुकी है। एमपी के शिवपुरी में लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में भी लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रखा है। मैदान में बाढ़ का सैलाब है तो पहाड़ों पर लैंडस्लाइड का खतरा। मानसून की पहली मार से हिमाचल का मंडी सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। हिमाचल में इस वक्त ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि हिमालय के कमजोर पहाड़ लगातार बारिश के बाद गिरते जा रहे हैं। पहाड़ पर बनी ये सड़क और उसके साथ लगा बिजली का खंभा कुछ सेकंड के अंदर ही गिर गया। लाइव वीडियो में लैंडस्लाइड का मंजर रिकॉर्ड हुआ। इसी आपदा में चमत्कार भी हुआ है। मंडी में मलबे से जिस गाय को निकाला जा रहा है, मंडी में सोमवार को बादल फटने के बाद जो तबाही आई थी, उसकी चपेट में ये गाय भी थी। 4 दिन मलबे में दबे रहने के बावजूद ये गाय जिंदा बची हुई है। मंडी में ही एसडीआरएफ की टीम एक गर्भवती महिला को चारपाई में उठाकर अस्पताल ले जा रही है। आपदा को भले ही 4 दिन बीत गए हों, लेकिन मुश्किल अभी भी कम नहीं है।
लैंडस्लाइड से सारी सड़कें ठप पड़ चुकी हैं। राशन पानी की किल्लत है और कईयों को लापता लोगों का इंतजार। समस्या ये है कि अब लोग अपनी ज़िंदगी कैसे शुरू करेंगे। सामने देखेंगे आप बाज़ार है, आपको कहीं से ये नज़र नहीं आएगा कि ये बाज़ार है, क्योंकि दुकानों में मिट्टी है, पेड़ हैं, पत्थर हैं, कोई दुकान बची ही नहीं है इस बाज़ार में। दो और पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर भी बारिश की इस मार से पीड़ित है। उत्तराखंड के चारधाम मार्ग पर मौजूद रुद्रप्रयाग में पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुई है। वहीं जम्मू कश्मीर के बड़गाम में भी भारी बारिश सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। बाढ़ बारिश की खौफनाक तस्वीरें हर साल जान और माल जैसे आजीविका, संपत्ति, बुनियादी ढांचे को बुरी तरह प्रभावित करती है। हर साल औसतन 75 लाख हेक्टेयर भूमि प्रभावित होती है। हर साल करीब 4 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं। हर साल औसतन 1700 लोग मारे जाते हैं। हर साल औसतन 6 लाख मवेशी मारे जाते हैं और औसत आर्थिक नुकसान करीब 6000 करोड़ रुपए का होता है। मौसम विभाग ने मध्य भारत और पश्चिमी तट पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही पूरे हफ्ते देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश का अनुमान जताया है। यानी फिलहाल बाढ़ बारिश की मार से राहत जल्द मिलने वाली नहीं है। प्रकृति का प्रकोप कम हो और जल्द ही हालात यहां पर सामान्य हो, इसी उम्मीद के साथ अगली खबर का हम रुख करेंगे। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर है। दिल्ली में हुए डबल मर्डर पर अब विस्तार से देते हैं जानकारी। ये बात हर उस परिवार के लिए बेहद जरूरी है जिनके घर पर डोमेस्टिक हेल्पर हैं। क्या किसी का गुस्सा इतना खतरनाक हो सकता है कि जिसके पास वो नौकरी करता हो उसी मालिक के घर को हमेशा के लिए उजाड़ दे? आरोपी के मुताबिक मालकिन के साथ पैसों को लेकर उसका विवाद इतना बढ़ गया कि वो गुस्से में आ गया और बेहद खतरनाक तरीके से हत्याकांड को उसने अंजाम दिया। राजधानी दिल्ली में डबल मर्डर की वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। लाजपत नगर के पार्ट 1 के मकान नंबर F40 के फर्स्ट फ्लोर पर पुलिस ने जैसे ही घर का दरवाजा तोड़ा तो घर के अंदर मां और उसके मासूम की लाश खून से सनी हुई मिली। बुधवार रात कुलदीप अपनी पत्नी रुचिका को फोन कर रहे थे और उन्हें जब कोई जवाब नहीं मिला तो वो रात 9:40 पर जैसे ही घर पहुंचे उन्हें घर का दरवाजा बंद मिला। कुलदीप ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आकर जैसे ही घर का दरवाजा तोड़ा वो भी हैरान रह गई कि घर के अंदर जो कुलदीप की पत्नी है रुचिका, उनकी जो लाश थी वो बेडरूम के अंदर पड़ी हुई थी। इसके अलावा जो कुलदीप के बेटे हैं उसकी जो लाश थी वो बाथरूम के अंदर पड़ी हुई थी। दोनों की ही धारदार हथियार से हत्या की गई थी। डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात ने पुलिस को भी सन्न कर दिया। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की तो घर का नौकर गायब मिला। नौकर मुकेश पासवान को पकड़ने के लिए 6 टीमें बनाई गई। सीसीटीवी खंगाले गए। आखिरकार हत्यारा नौकर धर दबोचा गया। मुकेश ट्रेन से भागने की फिराक में था। एक आरोपी अनूप कुमार का घर बिहार के वैशाली जिले में है। वो अपने घर जाने की फिराक में है। सूचना प्राप्त होने पर तत्काल पुलिस सक्रिय हुई। आरपीएफ और स्थानीय पुलिस के सहयोग से उसे हिरासत में ले लिया गया। यानी मुकेश कुलदीप के परिवार के बारे में काफी कुछ अच्छे से जानता था। पूछताछ के दौरान आरोपी नौकर ने अपनी मालकिन रुचिका और उनके 14 साल के बेटे क्रिश की हत्या की बात कबूली। उसने बताया कि रुचिका उसे अक्सर डांटती थी, इसलिए उसने इस डबल मर्डर को अंजाम दिया। मेरे से पैसे मांग रहे थे, एडवांस मैंने ले रखा था 40,000 रुपये और मोबाइल मांग रहे थे। तो उन्होंने बोला पापा को बोल दूंगी, धमकी देने लगे। तो मैंने खुंदक में फिर मार दिया उनको। आरोपी नौकर मुकेश 3 से 4 साल से कुलदीप के पास काम कर रहा था, लेकिन एक हंसते खेलते परिवार को हमेशा के लिए उजाड़ दिया। सवाल खड़े होते हैं कि मुकेश जैसे व्यक्ति पर कितना भरोसा किया जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में करीब 5 लाख डोमेस्टिक वर्कर्स काम करते हैं। इनमें से ज्यादातर डोमेस्टिक वर्कर्स हर हफ्ते 40 घंटे से ज्यादा काम करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड, ओडिशा और बिहार के ग्रामीण इलाकों से आने वाले कई कमजोर वर्ग के लोग लिव इन वर्कर के रूप में काम करते हैं। फिलहाल दिल्ली के मर्डर केस में आगे की जांच जारी है, तभी सच्चाई और परतें खुलेंगी। अगली खबर भी जनहित के दर्शकों को जानना बेहद जरूरी है।
सीधे सीधे कहूं तो आपकी जान की सलामती से जुड़ी हुई ये खबर। कई बार छोटी छोटी भूल को भी नजरअंदाज करना इंसान की जान पर भारी पड़ जाता है। विषय पर आते हैं, अगर आपके घर, सोसाइटी या मोहल्ले के आसपास भी इस तरह आवारा कुत्ते घूमते हैं, आपकी गाड़ी के पीछे दौड़ते हैं, तो उन्हें कतई हल्के में ना लें। हो सकता है आपके आसपास के लोगों ने ज्योतिष सलाह या फिर ग्रह दशाओं के चक्कर में हर रोज टोस्ट बिस्किट खिलाकर इनका परमानेंट ठिकाना भी बना रखा हो। ऐसा है तो आप उन्हें भी रोकें। म्यूनिसिपैलिटी को सीधे फोन लगाएं और कहें कि इन्हें पकड़ कर ले जाए। हो सकता है आपके भीतर का एनिमल लवर आपको ऐसा करने से रोके, फिर भी करें, क्योंकि ये स्ट्रीट डॉग्स कभी भी आपकी जान पर खतरा बन सकते हैं। यूपी के बुलंदशहर का एक वीडियो दिखाते हैं। खटिए पर पड़ा दर्द से तड़पता और चीखता ये व्यक्ति यूपी का स्टेट लेवल का कबड्डी प्लेयर ब्रिजेश सोलंकी है नहीं बल्कि थे, क्योंकि अब ब्रिजेश की मौत हो चुकी है। और जानते हैं कबड्डी के इस चैंपियन को जिंदगी की जंग में किसने चित किया। ब्रिजेश की मौत की वजह बना एक छोटा सा पिल्ला और एक बड़ी लापरवाही। मार्च की बात है, ब्रिजेश ने नाली में गिरे एक पिल्ले को बाहर निकालकर उसकी जान बचाई। बचाते वक्त पिल्ले ने उसकी उंगली में काट लिया था। ब्रिजेश ने इसे मामूली खरोंच मानकर उसे अनदेखा कर दिया। वैक्सीन लगवाना जरूरी नहीं समझा, लेकिन 3 महीने बाद तबीयत बिगड़ने लगी। घर वालों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, चक्कर भी लगाए, तब जाकर पता चला कि उन्हें रेबीज है। और जिस तरह की स्थिति बनी, कल आपके साथ ऐसा हो तो वो गलती ना करें जो ब्रिजेश ने की। तुरंत जाकर आप वैक्सीन लगवाएं और ये भ्रम तो अभी मिटा लें कि आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि सड़कों पर ऐसे कितने आवारा डॉगी रेबीज का वायरस लिए घूम फिर रहे हैं। एक आंकड़ा आपके सामने रखना जरूरी है, जिसे देखकर आप डर भी जाएं तो भी इसमें हर्ज नहीं है, क्योंकि सच यही है। 2019 में हुई 20वीं पशु गणना के मुताबिक भारत में 1,53,00,000 आवारा कुत्ते हैं। अब ये संख्या और ज्यादा होगी। सरकार की रिपोर्ट है कि देश में हर साल रेबीज से 300 लोगों की मौत होती है, पर WHO का आंकड़ा डराने वाला है, जिसके मुताबिक भारत में रेबीज से हर साल 18,000 से 20,000 लोगों की जान जाती है। दुनिया में रेबीज से हर साल 55,000 से ज्यादा मौत होती है। इनमें से 36% से ज्यादा मौत अकेले भारत में होती है। 2024 तक का आंकड़ा है कि भारत में हर साल आवारा कुत्तों ने 37 लाख से ज्यादा लोगों को, हर महीने 3 लाख से ज्यादा लोगों को काटा था। इस आंकड़े को और माइक्रो लेवल पर देखें तो देश में घूमते आवारा कुत्ते हर दिन 10,321 लोगों को, हर घंटे 430 लोगों को, यानी हर 1 मिनट में 7 लोगों को काट लेते हैं। सरकार 2030 तक रेबीज को मिटाने का प्रोग्राम चला रही है, लेकिन अभी क्या स्थिति है वो आपने आंकड़ों में समझ लिया है। ये फैक्ट हैं, बड़े लोगों की बजाय छोटे बच्चों को एनिमल ज्यादा अच्छे लगते हैं। पपी हो या फिर पुसी कैट, ये सब उनके लिए खिलौने हैं, लेकिन खेल खेल में इनमें ज्यादा खतरा भी बच्चों को ही हो जाता है। रेबीज ज्यादातर कुत्ते, बिल्ली, बंदर, चमगादड़, लोमड़ी से होता है, लेकिन भारत में 99% केस कुत्ते के काटने से आता है। भारत में रेबीज के लगभग 30% से 60% मामलों में मौत का शिकार होने वाले बच्चे 15 साल से कम उम्र के होते हैं। इसमें भी बड़ी विडंबना यह है कि बच्चों को पता भी नहीं चलता कि उन्हें कुत्ते ने काटा है। अक्सर मामले रिपोर्ट ही नहीं होते। माना कि देश का पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 आपको आवारा जानवरों को दंड देने से रोकता है। पशु प्रेमी आकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन सावधान होना आपके हाथ में है। थोड़ा सा सतर्क होने से भला कौन सा नियम, अधिनियम आपको रोक रहा है। रेबीज एक बहुत ही खतरनाक इन्फेक्शन है जो लैसा वायरस की वजह से होता है। ये लैसा वायरस कुत्ते, बिल्ली, बंदर, इनकी लार में होता है। ये ज्यादातर उन जानवरों में पाया जाता है जिनको कभी भी वैक्सीन नहीं लगी होती। जैसे रेबीज के कॉमन जो सिम्टम्स हैं ये क्या है, जैसे कि किसी का सिर दर्द होना, बुखार आना, पानी से डर लगना। आप आए दिन टीवी पर देखते हैं कि आवारा कुत्तों ने किसी बच्चे को नोच लिया, उसकी जान ले ली। जनहित में हम इतना ही कहेंगे कि सरकारें स्ट्रीट डॉग्स के वैक्सीनेशन का टारगेट
जब पूरा करेंगी तब करेंगी, लेकिन आप अपने आप को संभालिए, अपने परिवार को संभालिए और बेहद सतर्क अभी से हो जाएं, क्योंकि ये खबर यकीनन सभी को परेशान करने वाली है। और अब आज का जनहित मंत्र। अदब की मांग थी, तहजीब ने झुकाया था, गुमा ये ना रखना कि तुमने मुझे हराया था। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।